सभी का नमस्कार। A1IS के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया था कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके मेंस के लिए डिस्कस करेंगे, जो मेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्रम में आपको एक लेक्चर आपको मैंने भारत की वनस्पतियों पर बताया था। जैसा कि एक बार अगर जो मैं थोड़ा रिवाइज कर दूं, आपको बताया गया था कि भारत की वनस्पतियां और उनके आधार प्राकृतिक वनस्पतियों के आधार, इन आधार पर इन वनस्पतियों का विकास होता है। तो मैंने बताया था, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया था कि किसी भी प्राकृतिक वनस्पति का, हम भी नेचर की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, हम हमारा भी कुछ आधार है, हमारी बनावट ऐसी है, तो उसका ठीक ठाक रोल ज्योग्राफी का होता है। तो प्राकृतिक वनस्पतियां कहाँ कैसी हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहाँ कैसे हैं, का आधार बेसिकली कई सारा होता है, लेकिन बेसिकली दो है। एक तो आपको बताया था तापमान, और दूसरा बताया था वर्षण। दूसरा बताया था वर्षण। पहला तापमान था और दूसरा क्लियर। तो इतनी बातें आपको बताई गई थी, फिर से मैं रिवाइज ही कर रहा हूँ। तापमान अगर जो कम होता है, तो तापमान कम होता है तो पौधों में, बेसिकली फ्लोरा में, टेम्परेचर कम हुआ तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम, मतलब सनलाइट कम होगा, फिर कम होगा। फोटोसिंथेसिस रेट, प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर कम होने से प्रकाश संश्लेषण की दर कम होने से क्या हो जाता है बेटा, उनकी लंबाई कम हो जाती है, उनका लकड़ियों में कठोरता कम हो जाती है, और उनकी लंबाई कम, लकड़ियों में कठोरता कम, उनके कलर का डार्कनेस, गाढ़ापन कम हो जाता है। और वनस्पतियों का विकास उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण, तंकुधारी और तुंद्रा क्रम में होता है, आपको बताया गया। उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, फिर कोनिफेरस और टुंड्रा, आपको बताया गया था ये बातें वीडियो में। फिर से, अगर जो वेजिटेशन वर्षा के आधार पर देखा जाए, वनस्पतियों को वर्षा के आधार पर देखा जाए, जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ फ्लोरा और फौना के नंबर्स ज्यादा होते, संख्या ज्यादा होती है, मतलब बायोमास ज्यादा होता है। ज्यादा बारिश होती है तो बायोडाइवर्सिटी, मतलब फ्लोरा और फौना के टाइप ज्यादा होते हैं, तो ये भी आपको बताया गया था। जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट, उससे कम बारिश होती है तो एवरग्रीन में भी वेट एवरग्रीन, ड्राई एवरग्रीन, और कम बारिश हुई तो डेसिडुअस, उसमें भी वेट और ड्राई। और कम बारिश हुई बेटा तो फिर सवाना, सवाना वेजिटेशन। और कम बारिश हुई तो फिर टेम्परेट ग्रास मिलती हैं, समशीतोष्ण घास। और कम बारिश होती है तो फिर डेजर्ट। मतलब बारिश कम होती है तो सदाबहार वनस्पति, हरा भरा रहने वाला, भी आर्द्र। और कम बारिश होती है तो शुष्क सदाबहार। ऐसे ही उससे कम बारिश होती है तो पतझड़ वनस्पति, जिसे डेसिडुअस कहते हैं, उसमें भी आर्द्र और शुष्क। और कम बारिश होती है तो सवाना वेजिटेशन। और कम बारिश हो रही है तो समशीतोष्ण घास सिर्फ मिलने लगेगी। और कम बारिश होगी तो कटीली झाड़ियां मिलने लगेंगी। ये सारी बातें बताया था। अब अगर जो हम टू द पॉइंट आए कि भाई भारत के वेजिटेशन की बात करें, भारत के वेजिटेशन की बात करें, भारत के वेजिटेशन, भारत की वनस्पति करें, भारत की वनस्पतियों में कई टाइप हैं। जैसे भारत या इंडिया के वेजिटेशन में क्या क्या आएगा, क्या क्या शामिल है। सबसे पहले अगर हम माने इस वेजिटेशन में, पहला ट्रॉपिकल
वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति या वन। इंडिया की ये वनस्पति है ना, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति। इसका मतलब यहाँ ज्यादा बारिश होगी, है ना, यहाँ ज्यादा बारिश हो रही होगी, तो यहाँ प्रिसिपिटेशन प्रिसिपिटेशन जो होता है बेटा लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास या उससे अधिक प्रिसिपिटेशन बारिश ज्यादा होती है। और इसी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत ही 200 सेंटीमीटर बारिश होगी। और इसमें रीजन कौन से होंगे, उसमें रीजन होंगे, ध्यान से देखिए, उसमें रीजन पूरा अंडमान निकोबार, उसमें रीजन ये पूरा लक्षद्वीप, उसमें रीजन ये पूरा वेस्टर्न घाट वाला रीजन, है ना, उसमें रीजन कहीं ना कहीं ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन। तो अगर जो इसमें रीजन पढ़े, सबसे पहले अंडमान निकोबार होगा, फिर बेटा केरला वाला रीजन आ जाएगा जिसमें पश्चिमी घाट, फिर लक्षद्वीप, है ना, ये सारे क्षेत्र आ जाएंगे अंडमान निकोबार, मतलब ये पूरा सह्याद्री। इसी में जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं बेटा, थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो नॉर्थ में आपको बताया भी था कि वेस्टर्न घाट में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने पर हाइट कम होती, हाइट कम होने से यहाँ हाइट कम होने से यहाँ बारिश कम होती है, जिससे वेजिटेशन भी कम होगा, जब बारिश कम होगी तो वेजिटेशन भी कम होगा। समझ में आ रही बात, वेजिटेशन भी कम होगा, तो जैसे जैसे हम कम बारिश वाले रीजन में जाएंगे, ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस से फिर क्या मिलने लगेगा, ड्राई डेसिडुअस, सॉरी ड्राई एवरग्रीन, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन से फिर ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलने, पहला फॉरेस्ट हो गया। फिर दूसरा, इसी में अगर जो हम दूसरे की बात करें, तो दूसरे टाइप का फॉरेस्ट क्या मिल रहा है, दूसरे टाइप का फॉरेस्ट क्या मिल रहा है, नंबर सेकंड, दूसरा, दूसरे की बात करें, दूसरा भारत में मिल रहा है बड़े लेवल पे ट्रॉपिकल वेट एंड या ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ये लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर के बारिश वाले क्षेत्र में मिले, 100 से 200 सेंटीमीटर के बारिश वाला क्षेत्र। अब 100 से 200 सेंटीमीटर का बारिश वाला क्षेत्र, ध्यान दीजिए, ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस तो ये वेस्टर्न घाट रीजन में मिला, और वेस्टर्न घाट रीजन के वेस्ट में, लेकिन ड्राई ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन मिला वेस्ट में, और ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस मिलेगा इस वेस्टर्न घाट के ईस्ट में, इस वेस्टर्न घाट के ईस्ट में। आपको समझना है, वेस्ट में, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में ज्यादा बारिश, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहा है, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पार्ट में वेस्ट की तुलना में, पश्चिम की तुलना में कम बारिश, और पश्चिम की तुलना में कम बारिश, तो फिर क्या मिल रहा है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, और ये पतझड़ वन 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश। और यहाँ क्या हमने देखा था, यहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर अधिक की बारिश या उसके बराबर की बारिश हो रही है। समझ में आ रही बात बेटा, तो फिर इसमें क्या क्या मिल रहा है, इसमें रीजन, रीजन कौन कौन से हैं, रीजन वही बात कि ईस्टर्न रीजन है, पूर्वी क्षेत्र, किसका पूर्वी क्षेत्र, सह्याद्री का, सह्याद्री का पूर्वी क्षेत्र आ जाएगा। फिर और कौन सा रीजन आ जाएगा, ये पूर्वी क्षेत्र आ गया सह्याद्री का। फिर ये वाला छोटा नागपुर पठार वाला रीजन आ गया, कौन सा, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सा रीजन आ जाएगा बेटा, ये बिहार आ जाएगा, साउथ वेस्ट बिहार,
साउथ बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, स्पेशली छोटा नागपुर पठार। स्पेशली छोटा नागपुर पठार आ जाएगा। ठीक है, फिर हिमालय के तराई रीजन से लेकर ये पूरा रीजन, तराई और भाबर वाला रीजन किया जाएगा। तो भाबर तथा तराई क्षेत्र, और भाबर तथा तराई क्षेत्र किसका? शिवालिक का। इसका मतलब बेटा बिहार के नॉर्थ में, बिहार की वेजिटेशन की बात करें तो उसके नॉर्दर्न रीजन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन मिलेंगे। आर्द्र पतझड़, शुष्क पतझड़ नहीं, आर्द्र पतझड़ वन मिलेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि ये किशनगंज से लेकर ये पश्चिमी चंपारण तक ये पूरा रीजन आ जाता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वगैरह इसी में। ठीक है, दो बातें हो गई। तीसरा तीसरा तीसरी बात फिर, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस। ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस, कटिबंधीय शुष्क पतझड़। भारत में इसका एरिया सबसे अधिक है, लगभग 41% फॉरेस्ट यही है। अगर जो पीटी टाइप का सवाल ऐसे आ जाए तो भी आप ये कर सकते हो, पूरे भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? तो ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। 41 पॉइंट कुछ है, 40 पॉइंट शायद 8 समथिंग है फॉरेस्ट रिपोर्ट में, इतना मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन लगभग 41% तो ज्यादा है, और सबका परसेंटेज बड़ा कम है। अब ये पतझड़ वन, ये इस पतझड़ वन में बेटा वृक्ष भी मिलेंगे, इस पतझड़ वन में झाड़ियां भी मिलती हैं, इस पतझड़ वन में झाड़ियां भी मिलती हैं। तो जैसे अगर जो पिछला थोड़ा सा रिवाइज करें कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों में महोगनी, इबोनी, आयरनवुड, रोजवुड, ग्रीन हार्ट, फिर आपका आ जाएगा रबर, सिनकोना, ये सारे पौधे आ जाएंगे। फिर से उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में साल, शीशम, सागौन, है ना, चंदन, ये सारे पौधे आ जाएंगे, है ना। अब उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, इसमें झाड़ियां भी आएंगी और वृक्ष भी आएंगे। तो इसमें क्या क्या पौधे आ जाते हैं बेटा? इसमें पौधे आते हैं वही जो हमें आसपास दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन वही है, का रीजन वही, सबसे बड़ा रीजन मध्य प्रदेश में है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में है, सबसे बड़ा रीजन इसका बिहार के गंगा के मैदान में है, मध्य बिहार के मैदान में है, सबसे बड़ा रीजन इसमें, सबसे बड़ा रीजन इसमें महाराष्ट्र में है। तो इसमें क्या क्या आएगा? लगभग लगभग वही चीज आपका आ, इसमें आ सकता है। महुआ आ सकता है, आम आ सकता है, शीशम आएगा ही, बबूल आएगा, नीम आ जाएगा इसमें, है ना, और तमाम अर्जुन का पौधा भी आता है इसी में। ठीक, लेकिन इनमें समस्याएं क्या हैं? इसकी समस्या सबसे बड़ी है ज्यादा चराई की समस्या। पशुओं की संख्या अधिक है इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये वन है वहाँ ह्यूमन डेंसिटी बहुत अधिक है, इसलिए चराई की समस्या ये बहुत ज्यादा फेस करते हैं ट्राई डेसिडुअस वाले फॉरेस्ट। और वृक्ष और झाड़ियां इसीलिए इसमें हो रही हैं क्योंकि 70 से 100 सेंटीमीटर के लगभग ही बारिश यहाँ होती है। तो आप ये कर लोगे। अगर जो वेजिटेशन पूछ रहा है तो आप हम हेडिंग कर करके इतनी बातें हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगर जो और कम बारिश होने लगे, मान लेते हैं और कम बारिश होने लगे, तो और कम बारिश होने लगे तो फिर आ जाते हैं जेरोफाइट, कटीले झाड़ी, कटीली झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ।
कटीली झाड़ियां, इसका मतलब 70 सेंटीमीटर तो मैक्सिमम बारिश हो गई, उससे कम ही बारिश होनी है। कटीली झाड़ियां, कटीले वन, थ्रॉन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट कहा जाता है उसे, ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो कटीली झाड़ियां या कटीले वन। तो कटीली झाड़ियां और कटीले वनों की अगर जो हम बात करें, कटीली झाड़ियां और कटीले वनों की बात करें, तो फिर बेटा ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया, स्पेशली पंजाब, राजस्थान, गुजरात वाला रीजन आ जाएगा, है ना। पंजाब, राजस्थान, गुजरात वाला रीजन आ जाएगा। फिर से मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के इंदौर वाले रीजन से लेकर आंध्र प्रदेश के कुरनूल वाला रीजन, ये एक बेल्ट के रूप में ऐसे चंद्राकार भाग में ऐसे फैला है। यहाँ मध्य प्रदेश के इंदौर से और आंध्र प्रदेश के कुरनूल तक ऐसे चंद्राकार के रूप में फैला है। ठीक है, तो ये कटीली झाड़ियों वाला आप हेडिंग करके इसे भी कर सकते हो। फिर भारत में आपको पहले वीडियो में अगर जो देखोगे तो भारत में पर्वतीय वन भी हैं। अब भारत में पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन, पर्वतीय वनों में हिमालयी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, मतलब हिमालय के पर्वत, हिमालय की ऊंचाई के हिसाब से, और प्रायद्वीप की ऊंचाई। तो हिमालय की ऊंचाई, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वनों के प्रकार को भी आप देखते हो। 900 मीटर की लगभग ऊंचाई, 1800 मीटर की लगभग ऊंचाई, 2500 मीटर की लगभग ऊंचाई, फिर से 3200 मीटर की लगभग ऊंचाई, 4000 मीटर की लगभग ऊंचाई, ऐसे ही। हाँ, जब आप देखोगे प्रायद्वीपीय भारत में, तो प्रायद्वीपीय भारत में बेटा इससे ऊंचा ऊंचा है नहीं, 2500 मीटर बहुत ऊंचा हो गया प्रायद्वीपीय भारत। तो आपको पता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया, पिछले लेक्चर में, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है बेटा, हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है, टेम्परेचर वैसे वैसे कम होता है। तो टेम्परेचर कम होता है तो वेजिटेशन कुछ इस टाइप का होता है। सबसे नीचे जो वेजिटेशन मिलेगा ट्रॉपिकल वेजिटेशन मिलेगा, तो ट्रॉपिकल, उससे ऊपर मिलेगा सब ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय, समशीतो कुपोषण, कुपोषण कटिबंधीय, उसके ऊपर समशीतोष्ण टेम्परेट, उससे ऊपर फिर से बेटा कोनीफेरस शंकुधारी, उससे ऊपर जाओगे टुंड्रा, उससे ऊपर कुछ नहीं मिलता। प्रायद्वीप भारत में उष्ण कटिबंधीय, कुपोषण, फिर समशीतोष्ण टेम्परेट। अब इनके पौधों को लिख लेना है, इनके पौधों को तो हम जानते ही हैं, समशीतोष्ण पौधों को ही जानते हैं। भाई उष्ण कटिबंध में पौधे क्या क्या मिलते हैं, अभी आपको बताया, साल, शीशम, सागौन, ये सारे पौधे मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंध में इन दोनों के मिक्स मिलते हैं। समशीतोष्ण में क्या मिल रहा है, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण में देवदार, चीर, बिलो, इलम, ये सारे पौधे मिलेंगे। शंकुधारी में टैगा फॉरेस्ट कहते हैं, इसमें भी लॉन्च, स्पूर्स, देवदार यहाँ भी मिलता है ना, विलो यहाँ भी मिलता है, विलो, इंग्लिश विलो जिसका बैट बनता है। तो जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं और टेम्परेचर कम होता है तो फोटोसिंथेसिस कम होता है, और ये पौधे मिलते हैं, ये पौधे मिलते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट और शंकुधारी फॉरेस्ट। इन्हीं पौधों को, इन्हीं पौधों को हमारे स्टडी में, वेजिटेशन की स्टडी में
जो पौधे लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्र में, इन्हीं को हम अल्पाइन फॉरेस्ट कहते हैं। इन्हीं को हम अल्पाइन फॉरेस्ट कहते हैं। आप वहां भी कर सकते हो, और एक बार इसे आपको रिव्यू करना है। मैं थोड़ा जल्दी में करा रहा हूँ, क्योंकि ये भी पता है बेटा, अगर जो इसे डिटेल कराने लगूंगा तो जो भी लोग पढ़े होंगे तो सोचो कितना देर इसे पढ़ाया जाता है, कितना टॉपिक इसके आगे पीछे होता है। तब तो बताया जा रहा है आपको यूट्यूब पर ऐसे ही पढ़ा दिया जा रहा है भाई, एकदम टॉपिक उठा के उसके आगे ना पीछे, बस ऐसे डिलीवर कर दिया जा रहा है, क्योंकि मेंस है, क्या पता कहाँ से हिमालय की ऐसे पूछ लेगा, हिमालय की भारत भारत की वनस्पतियों की विवेचना कीजिए तथा इसमें बिहार की वनस्पतियों को पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, ऐसे पूछ, डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर हालत खराब हो जाएगी। है? भारत की वनस्पतियों, हिमालय की वनस्पतियों, भारत में ऊंचाई पर जाने पर वनस्पतियों की दुनिया भर की बात है, मतलब कैसे भी पूछा जा सकता है प्रायद्वीपीय भारत की वनस्पति। अब अगर जो ये सारी बातें हो गई तो फिर से हमारे यहाँ एक वनस्पति तो फिर से मिलती है, वेरिएटाइडल, जिसे हम मैंग्रोव्स कहते हैं। टाइडल, ये कहाँ मिलती है? तटों पर। कहाँ? नदियों के मुहाने पर, नदियों के मुहाने पर मिल, आपको पता है सुंदरबन डेल्टा, ये सारी बातें नदियों के मुहाने पर मिल रहा है। ये मिक्स वाटर में मिल रहा है, मिक्स वाटर में मिल रहा है। मैंग्रोव, सुंदरी, केवड़ा, ये सब इनकी प्रजातियां होती हैं। और ये भारत में कहाँ मिलता है? ये भारत में मिलता है बेटा, इसलिए नदियों के मुहाने पर। ये भारत में सबसे अधिक है सुंदरबन डेल्टा, उसके बाद महानदी के आसपास भीतरकणिका महानदी डेल्टा, फिर ऐसे ही गोदावरी के आसपास है कुरिंगा जिसका नाम है, कृष्णा नदी के आसपास है, पॉइंट केलिमरे आसपास है, गुल्फ ऑफ मन्नार में भी है, अंडमान निकोबार में भी है, लक्षद्वीप में भी है, वेम्बनाड वाला रीजन केरल में भी है, कर्नाटक में भी थोड़ा रीजन है, गोवा में भी थोड़ा रीजन है। यहाँ आप आओगे गुल्फ ऑफ खंभात में भी है, रन ऑफ कच्छ में मैंग्रोव्स का। तो जब आ जाए तो हमें तो ये भी कोशिश करनी है ना कि मेंस में हमें इतना याद रह रहा है। तो अगर जो ऐसे क्वेश्चन आए लॉन्ग आंसर में आए तो फिर बात अलग है, एक एक चीजों का आप मैप बनाओगे और देख लोगे। अगर जो शॉर्ट आंसर में आए तो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करें, किसे लिखें, आपको डिसाइड हम इत्मीनान से। ठीक है, इसके बाद हमारी बारी आती है भाई, हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ लें। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़, तो उसके लिए मैं पीपीटी लगा लिया हूँ खुद थोड़ा सा बना के, कि डाटा है, डाटा मिस ना हो, तो उसके लिए पीपीटी लगा लिया गया है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इस पर हम आ जाए, तो अभी जो रिपोर्ट पेश हुई है, अभी जो रिपोर्ट पेश हुई है वो हम कह सकते हैं कि वो 17वीं रिपोर्ट के बाद है, वो 18वीं रिपोर्ट है, 18वीं रिपोर्ट है। आपको थोड़ा सा समझना है इसमें, हमारे यहाँ 1986 में 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। थोड़ा सा ध्यान से देना, उस ध्यान से देखना, उसके बाद इस टॉपिक पे हम आ जाते हैं। 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण को संरक्षण करने का अधिनियम। ये बहुत बड़ा और बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत प्रगतिशील एक्ट था। इसके अंतर्गत पर्यावरण में सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, तमाम चीजों पर बात कही गई है, इसीलिए इसे छाता अधिनियम कहते हैं, अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं। अभी आपने न्यूज में सुना होगा, एक रणबीर इलाहाबादी करके थे, उनको अरेस्ट किया गया है। मुंबई पुलिस ने अपने चार्जशीट में उन पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी चार्जशीट दाखिल की, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एग्जम्पशन दे दिया। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत चार्जशीट क्यों दाखिल की गई? क्योंकि बेटा वो टीवी पर बैठ के कुछ गालियां बक रहे थे, कुछ ऐसे फूहड़ फूहड़ लैंग्वेज कर रहे थे, और आपने
कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि आर्टिकल 19 जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। और उन पर जो कार्रवाई हुई वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हुई। तो कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे इन्वायरमेंट का क्या उन्होंने डिग्रेडेशन किया, सोशल इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन किया, जो सामाजिक पर्यावरण है उसको क्षति पहुंचाई, शिष्टाचार को ध्यान नहीं रखा, ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जिसे भाई बच्चे भी देख सकते हैं, बूढ़े भी देख सकते हैं, हर समाज का हर तबका देख सकता है। तो ये एक प्रोग्रेसिव एक्ट था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन ने ये डिसाइड किया कि इसके बाद हम क्या करेंगे, हर 2 साल पे पूरे भारत का कितना ट्री, कितना पेड़ है भारत के पास, कितना डेंस फॉरेस्ट है, कितना लो डेंस फॉरेस्ट है, कुल मिला जुला के कितना पौधा है, कितना वन है, उसकी हम हर 2 साल पे एक रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। और ऐसे करते करते बेटा 17 रिपोर्ट पब्लिश हुई। अभी पिछले साल 21 दिसंबर को उत्तराखंड में 18वीं रिपोर्ट पब्लिश हुई। तो इसकी बात हम तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। हमारे यहाँ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में। 1986 इस एक्ट के बाद 1987 से इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश होनी शुरू हुई। पहली रिपोर्ट इस समय पब्लिश हुई थी और 18वीं रिपोर्ट इस समय पब्लिश हुई। क्लियर? ठीक है। अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है, इसी को हमें डाटा थोड़ा सा समझ लेना है। ये रिपोर्ट कह रही है भारत के 25.17% पर फॉरेस्ट है, टारगेट है 1/3, मतलब 33% पर वन होना चाहिए, लेकिन इतने परसेंट पे हमारे पास वन है, जो 82735 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का। फिर इसमें कह रहा है इसमें वृक्ष मतलब ट्री कवर एरिया जो है वो 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर है, जो टोटल देश के क्षेत्रफल का 21.76% है। और इसमें फॉरेस्ट, अब ट्री कवर मतलब दूर दूर पेड़ हों, पौधे हों, ये फॉरेस्ट का मतलब डेंस फॉरेस्ट कौन से हैं, 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर, जो टोटल देश के क्षेत्रफल का 3.41% है। फिर क्या कह रहा है, 2021 में जब 17वीं रिपोर्ट थी, और 2023 की रिपोर्ट है ये बेटा, 2023 की रिपोर्ट है जो पब्लिश की गई है 2024 दिसंबर में। 2023 में 18वीं रिपोर्ट, 2023 का सर्वे है जो हम बता रहे हैं, 2024 दिसंबर में पब्लिश हुआ है। 21 की तुलना में 23 में 1445 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुई है वनों की। चलो ये भी डाटा हो गया। फिर क्या कह रहा है, कुछ ऐसे राज्य हैं हमारे भारत में जिनमें इंक्रीज हुआ है वन और वृक्ष का कवर, वन और वृक्ष का कवर जो है, वृक्ष का आच्छादन जो है वो हमारे इन राज्यों में इंक्रीज हुआ है। पहले पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान। ये आपको याद करना है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में भी यूज कर सकते हो। पूरे भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वन का मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। फिर कह रहा है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर भारत में सबसे अधिक लक्षद्वीप में है, 91% लगभग फॉरेस्ट है, 0.33। मिजोरम में 85% पर फॉरेस्ट है, और अंडमान एंड निकोबार में 81% पर फॉरेस्ट है। एक और डाटा इसमें बताया गया है, फॉरेस्ट कवर इसमें भी इंक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट कवर इसमें इंक्रीज हुआ है। फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होने का मतलब ये डाटा फॉरेस्ट, ठीक है, यहां फॉरेस्ट एंड ट्री दोनों इंक्रीज हुआ है। फॉरेस्ट कवर का मतलब ये वाला डाटा, डेंस फॉरेस्ट वाला डाटा इंक्रीज हुआ है। तो जो 3.41% है ये इंक्रीज हुआ है। ये इंक्रीज किन राज्यों में हुआ है, एक बार उसी को देखना है। ये इंक्रीज हुआ है मिजोरम में, गुजरात में, उड़ीसा में। मिजोरम में इंक्रीज हुआ, गुजरात में इंक्रीज हुआ, और उड़ीसा में। फॉरेस्ट कवर लार्जेस्ट एरिया में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ हमने पिछले डाटा में देखा। अब फिर इस 18वीं रिपोर्ट में एक और डाटा दिया जा रहा है। 18वीं रिपोर्ट में कह रहा है कि
कुछ हमारे पास 8 9 ऐसे राज्य हैं, 18वीं रिपोर्ट कह रही है 8 9 ऐसे राज्य हैं जिनमें 75% से ऊपर एरिया जिनका फॉरेस्ट से कवर है। 75% से ऊपर एरिया, उन राज्यों के नाम यहाँ दिए गए। इनको एक बार बस ख्याल रखना है बेटा, पीटी टाइप का क्वेश्चन है। उसमें मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इनमें 75% से ऊपर पर वन है, बस इतना समझ। फिर क्या कह रहा है, 2023 में टोटल मैंग्रोव कवर इतना किलोमीटर स्क्वायर है, 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है। अब इसमें एक कंसेंट है, ध्यान देना, ये पिछले साल के मुकाबले में 7.43% कम है। इसका मतलब हमारे इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया कम हुआ है, ये कंक्लूजन है। अब कुछ डाटा मेरे पास है जो मैं चाह रहा हूं आपको बता दूं, ये कुछ डाटा मैं भी लिखा हूं। इसमें कह रहा है कि लगभग लगभग दुनिया का जो 20% फॉरेस्ट है, दुनिया का 20% फॉरेस्ट पूरे वर्ल्ड का, वो रसिया के पास है। वैसे भी आपको पता है एरिया बड़ा है, और दुनिया का 20% फॉरेस्ट रसिया के पास है। और इस हिसाब से रसिया के टोटल एरिया का लगभग ये 50% होता है, 49.8%, लगभग 50%। मतलब रसिया में आधा वन है, और ये आधा रसिया का वन दुनिया का 20% फॉरेस्ट है, दुनिया का 20% फॉरेस्ट है। फिर से क्या कह रहा है बेटा, दुनिया का 12% फॉरेस्ट ये ब्राजील के पास है, ब्राजील के पास है। और ये दुनिया का 12% फॉरेस्ट ब्राजील के टोटल एरिया, ब्राजील के टोटल एरिया के 59.4% है। तीसरा कह रहा है दुनिया का लगभग 9% फॉरेस्ट ये कनाडा के पास है, 9% फॉरेस्ट कनाडा के पास है। और ये 9% फॉरेस्ट कनाडा के क्षेत्रफल का, कनाडा के क्षेत्रफल का लगभग 38.7% है। ऐसे ही बेटा दुनिया का लगभग 8% फॉरेस्ट यूएसए के पास है। और यूएसए के इस क्षेत्रफल, मतलब ये 8% फॉरेस्ट टोटल यूएसए के क्षेत्रफल का डाटा कह रहा है